अस्सलाम वालेकुम। ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन। अब बेसिकली जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटीग्रेशन अगर आपको डिफाइन करूँ तो वो मैं एक्चुअल में एंटी डेरिवेटिव होती है। आपने जितना डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा है उसको एक किस्म का समझे रिवर्स के तौर पर सॉल्व करें तो वह इंटीग्रेशन होती है। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ इसका आपको। बेसिकली जो आपकी इंटीग्रेशन होती है वो किस लिए यूज़ होती है, वो होती है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। एरिया कैसे? अब देखिए, शेप्स के तो हमें एरियाज आते हैं, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो। लेकिन फॉर एग्जांपल जब आप एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ किया, अब अगर मैं आपसे कहूँ इतने से पोर्शन का एरिया निकाल के दें, तो अब ये कोई स्पेसिफिक शेप तो नहीं है ना। तो स्पेसिफिक शेप को सॉल्व करने के लिए हमें उसका एरिया चाहिए। तो इस तरह की जो शेप्स होती है जो इरेगुलर होती हैं, ठीक है, ऐसी कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो इस तरह की शेप्स का जब हमने एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन का। इसके लिए यूजली क्वेश्चन आता है फाइंड एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड एरिया अंडर द कर्व, तो हमने बेसिकली कौन सा मेथड यूज़ करना है? इंटीग्रेशन का। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से फार्मूलाज बता देती हूँ। कैसे? अच्छा, अब पावर रूल, इसका भी एक हमारे पास पावर रूल होता है। अब अगर आप रिवाइज करें, डेरिवेटिव में जब आपने पावर रूल लगाना होता था तो आप क्या करते थे? एन को नीचे लिखते थे, ये टर्म नीचे आती है, और पावर में से एक नंबर माइनस होता था। ठीक है, अब आपको बताती हूँ इंटीग्रेशन का पावर रूल। डेरिवेटिव के लिए आप टर्म यूज़ करते थे d/dx। इंटीग्रेशन के लिए ऐसा सैम्बल होता है। ठीक है, ये सैम्बल होता है, यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं और यहाँ साथ dx। ठीक है, y है तो dy, z है तो dz। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सैम्बल है। अब इसका पावर रूल कैसा होता है? डेरिवेटिव में टर्म माइनस होती थी, इसमें टर्म में एक फंक्शन, एक वन ऐड हो जाता है। उसमें साइड पे न्यूमिनेटर में लिखते थे, यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे, लेकिन इसमें +1 ऐड करके। ठीक है, कंपेयर करें, वहाँ पे पावर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, x की पावर 4 था। अगर आपने डेरिवेटिव लेना था आप लिखते थे 4 x की पावर 3। लेकिन x की पावर 4 पे अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो आपने 4 में 1 ऐड करना है और 4 में 1 ऐड करना है, x की पावर 5/5। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने इंटीग्रेशन करने के बाद एक +c लगाना है। अब +c किसे कहते हैं? ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों हम लगा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, इसको मैं भी थोड़ा सा आगे जाके आपको डिस्कस करती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पावर रूल यहाँ पर क्या था? पावर नीचे आती थी, पावर में से एक नंबर माइनस होता है, जबकि इंटीग्रेशन में वो नंबर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अच्छा, अब आपको +c का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, अगर अभी समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जब आप एक्सरसाइज वगैरह एंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल 2x+1, मैं आपसे कहती हूँ उसका डेरिवेटिव निकालें, तो आप क्या कहेंगे? 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 आ गया आंसर। d/dx ऑफ 2x+3, तो भी आप कहेंगे इसका आंसर 2 है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। d/dx ऑफ 2x+18, तो भी आप कहेंगे 2 है। अब आप देखें तो इन सारे फंक्शन का आंसर तो सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट तो उसका डिफरेंट है। तो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई है वो डेरिवेटिव का इंटी होता है। ठीक है, यानी कि इस साइड पे मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करने से ये आंसर सेम आने वाले हैं। लेकिन अब देखें, 2 है ना, 2 पे इंटीग्रेशन में अप्लाई करूंगी तो 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, पीछे रह जाएगा 1। और ये आपने याद रखना है, 1 की इंटीग्रेशन जो होती है वो x होती है। सो ये आ गया 2x। अब मुझे ये बात बताएं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब मुझे कैसे पता कि किस फंक्शन की बात हो रही है? तो हम क्या करते हैं, जब 2x लिखा मैंने प्लस क्या कर दिया? c, कि कोई कांस्टेंट भी ऐड हुआ हुआ है। अब वो कांस्टेंट 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 18 हो सकता है, -15 हो सकता है, -1000 हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हम कांस्टेंट
ऑफ सी खुद ऐड करते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ से बैक साइड पे मूव करना है तो हमें इस कांस्टेंट का आइडिया नहीं होता। ओके, आगे जाके जो हमारी 6.3 है उसके अंदर हम यहाँ पे सी की वैल्यू भी लिखा करेंगे, तो वो आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो अब इस फार्मूलाज अगर आप देखें, 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़ अब देखें, मैंने अभी आपको बताया ना ये एंटी है, x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1। ठीक है, तो अब देखिए 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एनीवे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट। इवेलुएट क्या करना है मुझे, x क्यूब dx। मुझे इवेलुएट करना है x क्यूब dx। हाँ जी, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। सो पावर रूल क्या कहता है, x की पावर में 1 नंबर ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर में 1 नंबर ऐड हो जाता है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का सैम्बल तो मैंने ख़त्म कर दिया, तो मैंने आपको बताया था क्या ऐड होता है, c। तो ये बन गया x की पावर 4/4 प्लस c। सिंपल, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। फंक्शन में वैल्यू ऐड हो जाती है, डिनोमिनेटर में भी ऐड की जाती है। ये मैंने की है पार्ट ए। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस 15 dx। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले जिस तरह डेरिवेटिव में अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे तो आप डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते थे ना, सेम आप इंटीग्रेशन भी अलग कर सकते हो। ठीक है, मैंने अलग अलग कर दी। अब जिस तरह डेरिवेटिव में आप कांस्टेंट की टर्म बाहर लिख सकते थे, इससे भी आप लिख सकते हो। तो मैंने a को बाहर लिख दिया, पीछे 1 रह गया। 15 को बाहर लिख लिया तो भी 1 रह गया विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, अभी आपको बताया 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। 15 है, x की इंटीग्रेशन के 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x। इंटीग्रेशन के सैम्पल्स खत्म हो गए तो क्या ऐड करते हैं, c। तो आप चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, पार्ट नंबर सी, 1/5x dx। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको कॉन्सेप्ट और सिखाती हूँ। अभी तक तो हमने पावर रूल में क्या पढ़ा कि पावर है, पावर में ऐड हो जाएगा। अब पावर रूल एक एक पॉइंट पर आकर फेल भी होता है। कहाँ पे, ये देखें, सबसे पहले 1/5 बाहर आ गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव में हम क्या क्या करते थे, इंटीग्रेशन में भी हमें आगे ये करेंगे, ये x की पावर नीचे +1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इस पर कौन सा रूल लगना चाहिए, पावर रूल। अब मैं आपको बताती हूँ साइड पे सॉल्व करके कि इस पर पावर रूल नहीं लग सकता, और वो पावर रूल क्यों नहीं लग सकता उसको देखते हैं। चले यहीं पे करते हैं। मैंने पावर रूल लगा दिया, -1 + 1 -1 + 1। अब आप देखिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि पावर रूल हर तरह की वैल्यू पे चल सकता है सिवाय x की पावर 1 के, जो कि डिनोमिनेटर में है। x की पावर 2 होती, डिनोमिनेटर में 3 होती या 4 होती, आप उसको इजीली ऊपर मूव कर सकते हो। मूव मैंने इसको भी किया, लेकिन इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पावर रूल हर एक नंबर पे इम्प्लीमेंट है सिवाय x की पावर -1 के। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ से हम करते हैं क्रॉस, यहाँ से इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/5 बाहर आ गया, 1/x dx। तो अब आपने हमेशा याद रखना है 1/x की इंटीग्रेशन होती है ln of x। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln of x। बेसिकली रूल ये है कि अगर कोई फंक्शन नीचे हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए या बना लो, तो उसको ln में लिखते हैं। x का डेरिवेटिव क्या है, 1, तो इसलिए मैंने इसे ln of x लिखा है। अभी के लिए बेशक आप ऐसे भी याद कर लें कि 1/x की इंटीग्रेशन है ln of x। जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते जाएंगे तो डिटेल में साथ साथ उसको देखते रहेंगे। पार्ट नंबर डी, 3x² + 4x - 5। अगेन आपको बताया हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब आपको इन क्वेश्चंस पे ग्रिप आ जाए तो आपको इनको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उससे मार्क्स डिडक्शन नहीं होती।
अभी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि न्यू एक्सरसाइज है तो ग्रिप नहीं है आप लोगों की। एनीवेज कांस्टेंट 3 बाहर आ गया, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर कौन सा रूल लगने वाला है? पावर रूल। 2 + 1 2 + 1। एक्स की पावर है 1 तो कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। 1 की इंटीग्रेशन आपको बताई है वो क्या होती है? एक्स। सारे इंटीग्रेशन के सैम्बल्स खत्म हो गए हैं तो क्या ऐड करते हैं? सी। एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिलेशन हो रही है। सो एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। अच्छा जी, फिर आपके पास है 1 + 3t इंटू t³ dt। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे? t³ दोनों के साथ है तो सबसे पहले तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा? सेपरेट करेंगे। अच्छा जी, इस पे कौन सा रूल लगने वाला है? पावर रूल। 3 में +1 हो गया, कांस्टेंट मैंने बाहर लिखा, सो अगेन पावर रूल। अब क्योंकि सारे इंटीग्रेशंस यूज हो चुकी है तो एंड पे क्या लगाते हैं? सी। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसको फिर से देख लें। आपके पास फंक्शन के साथ एक और फंक्शन था, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और सेपरेट कर लिया। जब सेपरेट किया तो इस पर कौन सा रूल लगा? पावर रूल। पार्ट एफ देखें। 1/x³ dx। अब इस पे अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा था? आप इस पावर को ऊपर ले जाए तो x की पावर क्या बन गई? -3। ओके जी, x की पावर -3 है तो इस पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। -3 + 1 -3 + 1। -3 + 1 होते हैं -2। आप इसको भी आंसर कंसिडर कर सकते हो और आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके भी कर सकते हो, पावर नीचे भी लेके जा सकते हो। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ये बहुत सिंपल सा था। अब हमारे पास जो पार्ट जी है इसमें अगर आप ध्यान करें तो अब ये आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिखाती हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही। आपको अगर याद हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? e की पावर x। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही क्या होने वाली है? e की पावर x। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या? जो भी उसकी पावर है, अब अगर आपको डेरिवेटिव के टाइम याद हो आप क्या करते थे? इसको एज इट इज़ लिखने के बाद पावर का डेरिवेटिव लेते थे ना, ठीक। तो इसमें हमने क्या करना है? हमने पावर का डेरिवेटिव साथ बनाना है। e की पावर 5x को e की पावर 5x तब लिख सकते हैं अगर इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ अवेलेबल हो। कैसे? मुझे बताएं, इसकी पावर क्या है? 5x। तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5। अब 5 तो नहीं है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। तो 1/5 बाहर लिखा और एक 5 अंदर लिख दिया। अब देखें, क्या फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव अवेलेबल है? यस, ऑफ कोर्स अवेलेबल है। तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर 5x। ठीक है, इसको फिर से समझे। फंक्शन की जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ आना ज़रूरी है तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं करना कि ये 5 भी आप साथ नीचे रिप्लेस कर दो, नो, ये एब्जॉर्ब हो गया इंटीग्रेशन के सैम्पल में, ठीक है। उसके बाद है आपके पास h which is 5/1 + x² dx। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप 5 तो बाहर लिखते हैं। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर आप
आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये लग रही है कि इस फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें इस पूरे फंक्शन के ऊपर वैल्यू 1 ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे पावर रूल तो नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी सेकेंड चीज़ हमने सीखी थी ln वाला फंक्शन। अगर ये फंक्शन नीचे अवेलेबल है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए तो ln लगा सकते हैं। तो मैं अगर चेक करूं 1 + x² का डेरिवेटिव, तो वो है 2x। क्या यहाँ 2x अवेलेबल है? नो। सिर्फ 2 का मसला होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेती। हम सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। x तो नहीं है मेरे पास, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने दो मेथड्स पढ़े वो दोनों इस पे नहीं लग सकते। ना इस पे पावर रूल लग सकता है, ना इस पे ln लग सकता है। तो फिर इस पे क्या लगेगा? तो बेसिकली ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स का, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने एक नई चीज़ ये सीखी, 1/1 + x² dx जो होता है वो tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है, ठीक है। ये आपकी बुक में फार्मूला सारे लिखे हुए, इनको अच्छे से याद करना, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये बस वन लाइनर ही था। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास है आई वाला पार्ट। ओके, यहाँ से हम आई वाला पार्ट करते हैं। t³ √t dt। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखें, t³ अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, ऐसा ही है। अब अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड। तो 3 में 1/2 ऐड करो तो क्या आएगा? 7/2। ऐसे 3 + 1/2 है, 3 2 = 6 + 1 7/2, ठीक है। अब देखें t की पावर में कोई फंक्शन की पावर आ गई तो कौन सा रूल लगता है? पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और प्लस c। 7/2 में 1 ऐड करो तो हमारे पास आता है 9/2। तो t की पावर 9/2, डिनोमिनेटर 9/2 प्लस c, ये भी आपका आंसर है। लेकिन अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर वाली टर्म कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो आप इसे 2/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दोनों के दोनों करेक्ट है, आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1।